हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। तो ये आपकी बीपीएससी के लिए, जो कि आपकी शिक्षक भर्ती है, उसके लिए ये क्लास होने वाली है। तो बीपीएससी में आखिर किस विषय के लिए आपकी क्लास होगी? तो ये जो आपकी क्लास है ये ज्योग्राफी के लिए है। तो हम लोग सबसे पहले आखिर किस ये जो ज्योग्राफी है सब्जेक्ट, ये आखिर किस क्लास से किस क्लास तक के जो है आपके शिक्षक भर्ती के लिए आपकी ये क्लास होगी। साथ में हम लोग इसके पैटर्न पर बात करेंगे कि आखिर इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्योंकि पूरा अगर देखा जाए तो इसके सिलेबस में कोई भी पूरे तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है कि आखिर में किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि जैसे सिलेबस होता है तो सिलेबस में ये बता दिया जाता है कि इंडियन ज्योग्राफी है तो इस टॉपिक से इस टॉपिक से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधे सीधे मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी क्या दिया गया है। नोटिफिकेशन में ही पैटर्न दे दिया जाता है, सिर्फ पैटर्न दिया है, ना कि पर्टिकुलर टॉपिक वाइज सिलेबस दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं, पहले तो पैटर्न देखेंगे और आखिर जो ये क्लास होने वाली है वो किस क्लास से किस क्लास तक होने वाली है, और साथ में कितने नंबर की आपकी क्लास है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि अब तक जो एग्जाम हुए हैं आखिर ज्योग्राफी का वेटेज कितना रहा है, कितने नंबर के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं, हम लोग वो पूरे क्वेश्चंस किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस आए हैं, हम लोग ये सारा आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि ज्योग्राफी शुरू करने से पहले हम लोग पहले उस चीज के प्लेटफॉर्म को जानेंगे कि आखिर में इसकी शुरुआत हम बेस से कैसे करें। तो चलते हैं, पहले तो जो है मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाती हूँ कि आखिर में ये जो क्लास होने वाली है वो किस क्लास से किस क्लास के लिए है, और साथ ही साथ कितने नंबर का पोर्शन होगा। इन सब पे हम लोग चर्चा धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि सीधे मैं उठा के आपको टॉपिक वाइज पढ़ाने लगूं तो आपको ये अनुमान नहीं हो पाएगा कि आखिर जितने भी एग्जामिनेशन अब तक हुए हैं शिक्षक भर्ती के, तो उसमें ज्योग्राफी के किस पोर्शन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं और कितना ज्योग्राफी का वेटेज रहा है, क्योंकि ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को देखेंगे कि आखिर में हमारे बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आपके बीपीएससी आयोग ने आखिर कौन कौन सा जो है जो टॉपिक या फिर सिलेबस रखा हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। ओपन कर ले कि आखिर में आपको कितने नंबर और किस पोर्शन के लिए ये क्लास होने वाली है। तो ये आपका बस ओपन ही हो रहा है। हाँ ये ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने प्राइमरी की, है ना। प्राइमरी में यानी कि 1 से 5, 1 से 5। तो यहां लिखा है भाषा यानी लैंग्वेज ये आपका क्या है, भाषा लैंग्वेज, जो कि एक क्वालिफाइंग है। इसमें आप ये सोचोगे कि नहीं, अगर भाषा से 30 सवाल आ रहे हैं तो मैं 30 में 30 कर लूं, तो ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग होता है। यानी कि आपको, अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे लैंग्वेज नहीं आता, मैं 5-6 क्वेश्चन ही करूं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ। अगर आपका अगला पार्ट भले ही बहुत मजबूत हो, लेकिन अगर आपका लैंग्वेज ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर वो पार्ट अगर आपका मजबूत भी है तो कोई मतलब नहीं है। तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा टोटल। पेपर प्राइमरी का अगर देखें, बीपीएससी टीआरई में अगर मैं प्राइमरी लेवल की बात करूं, और प्राइमरी यानी प्राथमिक क्लास फर्स्ट से लेके पूरा 5th तक, ये आपका पहले हम लोग सिलेबस को डिफाइन करेंगे। अब सिलेबस में ये पूरा जो पेपर आना है कंप्लीट, वो 150 अंकों का है और पूरे आपके 150 प्रश्न, जिसमें से प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए ये 2 पार्ट में आपका ये बटा होगा। अब 2 पार्ट में कैसे, अब हम लोग यहां पर एक एक देखेंगे। तो ये आपका प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्तर
प्राथमिक स्तर। अब प्राथमिक स्तर में यानी कि कक्षा 1 से लेके 5 तक की तैयारी, ठीक, जिसमें से आपके 2 पार्ट में सिलेबस को बांट दिया गया है, जिसमें से एक है लैंग्वेज, भाषा, ठीक है, और एक है आपका सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन। अब भाषा जो है आपके 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के हो। बाकी जो सामान्य अध्ययन पोर्शन प्राइमरी में होगा वो पूरा 120 प्रश्न होंगे, और 120 प्रश्न, हर प्रश्न 1 नंबर के, तो ये आपके 120 प्रश्न टोटल कितने हो गए? टोटल हम प्राइमरी की बात करें तो 150, यानी कि प्राइमरी लेवल पे हमें 150 सवाल मिलेंगे, जिसमें से 30 नंबर हमारा लैंग्वेज होगा और 120 जो एमसीक्यूज होंगे यानी कि आपके क्वेश्चंस होंगे वो सामान्य अध्ययन से। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा सिलेबस आपका कहता है, ठीक है, पैटर्न कहता है। सिलेबस तो अभी पूरी डिफाइंड तरीके से सिलेबस नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको डिफाइन करूंगी और कहां से किस पोर्शन से सवाल पूछा गया है, हम लोग एक एक धीरे धीरे उस चीज पर आगे चर्चा करेंगे। तो भाग 1 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें से मैंने आपको बताया कि ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 है, और ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 2। अब देखिए आगे, जिसमें से जो लैंग्वेज होगा, आपको लैंग्वेज कौन सा चूज करना है, कैसे पढ़ना होगा लैंग्वेज का। तो भाग 1 में जो आपका क्वालिफाइंग लैंग्वेज है उसके लिए अंग्रेजी, एवं अंग्रेजी तो है ही, साथ ही हिंदी ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, बांग्ला, तो मोस्टली लोग हिंदी ही लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज रखते हैं। अब बांग्ला भाषा जिसे बांग्ला जो लैंग्वेज है वो आएगी वही चूज करेगा, और उर्दू जिसे आएगी वो। तो लैंग्वेज में आपका जो पहले भाग में जो पेपर है वो इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा, साथ में आपकी हिंदी, अगर आप हिंदी आती है, या फिर आपको बांग्ला आती है या फिर उर्दू आता है, तो इनमें से आपको चूज करना। तब 2 लैंग्वेज यानी 2 भाषा से आपके 30 सवाल, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मुझे लगता है यहां तक क्लियर है। अब अगर इस भाग में आहर्ता 30% अनिवार्य होगा, यानी 30% अंक लाना ही होगा, यानी कि अगर मैंने 30 प्रश्न कहा तो 30% यानी कि तित्री के 9, यानी कि पूरे 30 प्रश्न में आपको 9 प्रश्न सही करने होंगे। अगर आपने 9 सवाल सही नहीं किए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि 30% करना अनिवार्य का मतलब, अगर 30 सवाल है तो 30% यानी कि आपको 9 सवाल 30 में से सही करना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं सामान्य अध्ययन। भाई यही सबसे प्राइमरी लेवल में देखा जाए, प्राइमरी लेवल में तो प्राइमरी में यही सबसे जरूरी है, तो क्योंकि ये 120 सवाल है इसमें। अब सिलेबस देखिए, पूरा सिलेबस अगर देखा जाए तो इसने हिस्ट्री दे रखा है, ज्योग्राफी दे रखा है, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी में कौन सा पोर्शन कैसा है ये नहीं दे रखा। तो सबसे पहले इसमें आपको प्राथमिक गणित यानी कि मैथ के सवाल आपको देखने, यानी कि प्राइमरी में जो आप समान अध्ययन वाले 120 प्रश्न वाले में आप देखोगे तो आपको मैथ के सवाल, और यहां तक कि मानसिक क्षमता परीक्षण, रीजनिंग वगैरह, सामान्य जागरूकता यानी आपको जनरल अवेयरेंस, जीके वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, स्टैटिक जीके, जनरल अवेयरेंस, सामान्य जागरूकता, यानी कि इसी में आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, सीए यानी करंट अफेयर देखने को मिलेंगे।
साथ ही साथ आपको सामान्य विज्ञान और आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि पूरा सोशल साइंस और अलग से राष्ट्रीय आंदोलन। देखो अगर ये देखा जाए तो सारे विषय को सोशल साइंस ही कह देना चाहिए इसे, क्योंकि सोशल साइंस में आपका पॉलिटी, इकोनॉमी और ये सब आ जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। लेकिन अलग से आपका ये टॉपिक दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी इसे भी पढ़ना है आपको। अब हमारा जो मेन टॉपिक है अलग से ये भी दिया है, जहां पर इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट जिसके सवाल आपको कम से कम 5 से 7 आपको दिखने को मिलेंगे, तो वो राष्ट्रीय आंदोलन, इसलिए इसीलिए अलग से लिखा हुआ है। और भूगोल के यानी ज्योग्राफी के सवाल भी इतने ज्यादा रहेंगे, तभी इसे अलग से दिया हुआ है। यानी ईवीएस, ये जो पर्यावरण है, तो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी प्लस ईवीएस। ईवीएस में एससीईआरटी वाला पोर्शन हमें कवर करना होगा, और एससीईआरटी के साथ साथ जब एससीईआरटी की ईवीएस की बुक पढ़ोगे तो वो भी बहुत ही अच्छी है, और मैं कोशिश करूंगी कि आपका वो भी पैटर्न आपका साथ में लेके चलो। तो इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और साथ में ज्योग्राफी, और हम लोग काउंट करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। अब साथ ही साथ हमें पाठ्यक्रम क्या रखना है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी। तो इसकी आपको टेंशन नहीं, जो भी कंटेंट मैं दूंगी ज्योग्राफी में वो एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी। बीपीएससी का कुछ ऐसा पैटर्न रहा है कि वो एनसीईआरटी को ही बहुत ज्यादा प्रेफरेंस फॉलो करती है, प्रेफरेंस देती भी है। इवन जब आप बीपीएससी की एससीईआरटी किताब पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत टॉपिक्स सेम टू सेम है जो एससीईआरटी में, सेम टू सेम। तो इसीलिए ये दोनों ही पैटर्न लेके हम लोग चलेंगे, एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी, ये दोनों चीजें। अब इसमें हमें और क्या देखना है, सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम हम पूरा मतलब एक एक टॉपिक आपको जो देखने होंगे वो एससीईआरटी से संबंधित होने, ठीक है, एससीईआरटी से संबंधित। तो ये तो था प्राइमरी लेवल पे, तो प्राइमरी लेवल पे हम लोगों ने देख लिया, जिसमें से यहां मैं लिख देती हूं कि हमें भूगोल एवं, भाई जो ये आपकी क्लास है भूगोल एवं पारिस्थितिकी, हमें ये पढ़ना है। पारिस्थितिकी का मतलब भाई इन्वायरमेंटल स्टडीज में ही पारिस्थितिकी, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र, हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, हमें यही पढ़ना है। और हम लोग अभी बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस प्राइमरी में, तो कम से कम मैं कहूं तो 20 से 30 सवाल सिर्फ ज्योग्राफी से आते हैं। मैं अभी काउंट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगी। और ये पैटर्न हमें कैसा रखना है, तो हमें एससीईआरटी रखना है, एससीईआरटी रखना है, आरटी रखना है, एनसीईआरटी, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर दिया हुआ। अब आते हैं, ये क्लास और चीज किसके लिए होगी आपकी, तो ये क्लास आपकी मिडिल के लिए भी होगी। मिडिल का मतलब आपका क्लास 6 to 8 है ना, इसके लिए भी आपकी ये क्लास 6 to 8। अब 6 to 8 में ज्योग्राफी कहाँ कहाँ है पहले हम लोग देखेंगे, फिर ये क्लास आपकी कौन सी होने वाली है हम लोग वो देखेंगे। अब देखिए, जो सामान्य अध्ययन एवं विषय, पूरे 150 सवाल है, 3 पार्ट में बटा हुआ है, 3 पार्ट में। अब वो कैसे है, तो देखिए, तो ये तो आपका क्या था, प्राथमिक स्तर पे था, प्राथमिक। अब हमें जूनियर लेवल पे देखना है, मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल जो कि 6 to 8 का होता है। इसमें 3 पार्ट में है मेरे प्यारे बच्चों, 3 पार्ट में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। पार्ट फर्स्ट में सेम टू सेम वही, पार्ट फर्स्ट में लैंग्वेज है, भाषा है, और भाषा में वही सेम टू सेम कि आपको कितना लाना होगा, तो वही सारी चीजें हैं कि इसमें भी एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज तो होगा ही होगा, अंग्रेजी, और अंग्रेजी के साथ हिंदी, उर्दू और बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो इन तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं, और इसमें भी 30 में से आपको 9 सवाल सही करने होंगे। 30% आपकी क्या है, क्वालिफाइंग,
तो इसमें भी आपका जो भाषा है वो 30 आपके एमसीक्यू होंगे, और इसमें भी सेम टू सेम वही लैंग्वेज, यानी कि इसमें आपको लैंग्वेज इंग्लिश के साथ साथ आपका कौन सा, हिंदी और बांग्ला, इसमें से आप चूज कर सकते हो, और उर्दू इस पे आप चूज कर सकते हो। अब पार्ट 2 में क्या है, अब पार्ट 2 में आपका सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन, जो कि 40 सवाल यानी 40 नंबर के होंगे, ठीक है, 40 नंबर के आपके। तो और तीसरा पार्ट आपका क्या है, आपका विषय। सोशल स्टडी में आपने विषय क्या है चूज किया है, बहुत लोग हिस्ट्री चूज करते हैं, पॉलिटी, 2 विषय हिस्ट्री पॉलिटी कॉम्बिनेशन। तो भाई इसमें जो आप चूज करोगे तो इसमें विषय यानी जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट कितने का है, 80 नंबर, 80 एमसीक्यू आएंगे, 80 नंबर का, 80 नंबर, जिसमें से टोटल आप देख सकते हो टोटल 150 नंबर, 150 सवाल हो गए ना आपके यहाँ पे, 150 एमसीक्यू हो गए, यानी 150 नंबर के। यानी कि आपको यहाँ पे हर पोर्शन अच्छा रखना होगा, अपना सब्जेक्ट भी और अपना जो सामान्य अध्ययन पोर्शन है वो भी, और अपना लैंग्वेज। तो ये था। अब आप कहोगे मैम जो आप ये ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आखिर वो हमें कहाँ पर किस पोर्शन पे योगदान है, तो पहला प्राइमरी के सामान्य अध्ययन में जो आपका ज्योग्राफी आएगा और ईवीएस आएगा, यानी कि पारिस्थितिकी आएगा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ऐसे लिखिए भूगोल, ऐसे लिखिए भूगोल एवं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यहाँ पूरा जो प्राइमरी है, प्राइमरी में जहां जहां ज्योग्राफी ये क्लास आपको वो कवर करेगी, साथ ही पार्ट 2 में जो पार्ट 2 में समान अध्ययन है, तो इसमें जो आपकी ज्योग्राफी आएगी इसको इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो जो ये क्लास होने वाली है वो पहला ये कि प्राइमरी में जो पूरा ज्योग्राफी ईवीएस जो आएगा वो इस क्लास में कवर होगा, साथ ही मिडिल स्कूल में जो सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन है, ये समान अध्ययन है ना पार्ट 2, इसमें भी आपका प्राथमिक गणित यानी कि मैथ आएगा, समान अध्ययन में भी सोचो 40 नंबर में, और सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरेंस, और जनरल अवेयरेंस में आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान भी है, और साथ में अलग से भूगोल दिया हुआ है, यानी इसमें सिर्फ विज्ञान आएगा, भूगोल से सवाल आएंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो यहां में जो आप भूगोल देख रहे हो तो वो इस क्लास में कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे थर्ड पार्ट पे तो यहाँ पे अलग है पूरा गणित एवं विज्ञान और सामाजिक विषय में आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है, तो ये सब नहीं, सिर्फ यहाँ समान अध्ययन में जो ज्योग्राफी है, भूगोल है वो, और पर्यावरण ये आपका प्राइमरी लेवल में जो ज्योग्राफी एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी है ये, ठीक है, कवर होगा। तो चलते हैं अब हम लोग अपने पूरा एनालिसिस पे। अब एनालिसिस इसमें करना क्या है कि इन लोगों ने आपको ये तो दे दिया कि भाई मैं ज्योग्राफी और पर्यावरण के क्वेश्चंस, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से प्रश्न करूंगा या भाई जो भी करूंगी, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं ज्योग्राफी से किस किस पोर्शन से, मतलब पूरा डिटेल सिलेबस नहीं दिया। तो हम लोग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि आखिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कहां किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर में, तो सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे कितने सवाल पूछे गए थे। प्राइमरी लेवल यानी प्राथमिक स्तर। भाई पढ़ने से पहले हमें इनकी ताकत का अनुमान लगाना होगा ना, एग्जामिनर के ताकत का अनुमान अगर हम पहले लगा लेते हैं तो हम अपनी तैयारी उसी हिसाब से एग्जाम हॉल में करके जाते हैं।
पता चले हमने एनालिसिस किया ही नहीं, क्वेश्चंस के नेचर्स को देखा ही नहीं, प्रश्नों की प्रकृति को हमने समझा ही नहीं, और हम लोग सीधे चले गए एग्जाम। तो ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि भीड़ में जा रहे हो आप, लेकिन आपको उस जो एग्जाम में बैठ रहे हो उसका नेचर ही नहीं मालूम कि आखिर मैं ज्योग्राफी जा रहा हूं। तो ये तो है कि आप बहुत विद्वान हो सकता है कि 30 सवाल भूगोल के आए तो आप 15 सही कर लो, लेकिन उस 15 का क्या, जो आपने सब्जेक्ट का नेचर ही नहीं समझा, प्रकृति ही नहीं समझा, तो उस 15 प्रश्न का मतलब क्या। इसीलिए सबसे पहले जब एग्जाम हॉल में जाया जाता है तो उससे पहले हमें क्वेश्चंस के नेचर को समझा जाता है, प्रश्नों की प्रकृति को समझा जाता है। तो पहले मैं आपको प्रकृति पे पढ़ाऊंगी कि भाई प्रश्नों का नेचर कैसा रहा है, उसके बाद ही मैं आपको आगे, कहते हैं ना कि आगे मैं लेके चलूंगी कि भाई सिलेबस में क्या क्या है ना, सिलेबस हमें क्या क्या पूरा देखना है। तो सबसे पहले प्राइमरी स्तर का लिखिए, प्राइमरी स्तर का मतलब 1 से 5, 1 से 5, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है वो देखते हैं। हाँ, सबसे पहला सवाल जो प्राइमरी लेवल में था वो पर्वत शिखर से था, पर्वत शिखर से था। यानी कि आपको ज्योग्राफी में माउंटेन पीक अच्छे से पढ़ लेना होगा, पर्वत शिखर से, यानी कि माउंटेन आपको पढ़ लेना होगा। और सवाल क्या था, भूकंप की, ये अभी जस्ट अभी जो हुआ था इससे पहले, उसमें क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था, ठीक। तो भूकंप की तीव्रता पूछा था कि तीव्रता किससे मापी जाती है, किससे मापी जाती है, यानी मेजर किया जाता है। यानी कि आपको अपनी कॉपी में ये नोट डाउन करना होगा कि हमें भूकंप और भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी के साथ साथ हमसे ये भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी इत्यादि, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चंस का नेचर है, आप इसको देखो कि प्रश्न पूछा कहां से जाएगा और पूछा कहां से, और कितने प्रश्न। अभी हम लोग ये सारे टॉपिक को काउंट करेंगे, फिर ये अनुमान लगाएंगे कि एक्चुअल में प्राइमरी लेवल में ज्योग्राफी और पर्यावरण का जो है कितना स्कोर, मतलब कितने नंबर का आता है। अब वायु ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा गया था एग्जाम में। अब वायु ऑक्सीजन का प्रतिशत, यानी कि आपको वायुमंडल पढ़ना ही पढ़ना है, पूरा वायुमंडल पढ़ लीजिए। वायुमंडल से क्वेश्चन एक ना एक बनना तय है, और इसलिए तय है क्योंकि पहले बन चुका है इसलिए। यानी हमें एटमॉस्फेयर, और पूरा मैं अभी सिलेबस लिखवाऊंगी कि आपको किस किस सिलेबस से पढ़ना है, और शुरुआत हम लोग अपनी क्लास में कहां से करें। अब देखो, अभी तक तो 3 सवाल हो गए प्राइमरी में, 120 में से 3 सवाल तो यहां से आए। अब साथ ही में इसी वायुमंडल से पूछा गया था कि वायुमंडल के किस परत में, वायुमंडल के किस परत यानी कि लेयर में हवाई जहाज चलती, हवाई जहाज चलती है। तो यानी ये भी एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके लिए एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां देखेंगे। अब पर्यावरण के लिए खतरा, अब यानी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन, पर्यावरण के लिए खतरा पूछा था, यानी कि कहीं ना कहीं ये टॉपिक कहां से है, पर्यावरण से क्वेश्चन है। अभी मैं पूरा आपको पढ़ाने से पहले एक पैटर्न बताऊंगी, उसके बाद हम लोग किस पैटर्न से पढ़ेंगे
पूरा टॉपिक मैं लिखवा दूंगी कि हमने कैसे पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका ऊर्जा से क्वेश्चन था, एनर्जी से। ऊर्जा परंपरागत जो परंपरागत ऐसे लिखे, गत ऊर्जा से संबंधित था। जैसे होता है ना कि ऊर्जा आप पढ़ते हो यानी कि आपको ऊर्जा पढ़ना है, आपको ऊर्जा यानी एनर्जी पढ़नी है। और एनर्जी याद करिए एससीईआरटी किताब में भी मिल जाती है और एनसीईआरटी में भी मिल जाती है, एनसीईआरटी में भी मिल जाती है। याद करिए, लिखा है ना कि ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा को न बना सकते हैं ना खत्म किया जा सकता है, एक रूप में दूसरे रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं। फिर आपको रासायनिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा और ऊर्जा के प्रकार, यानी कि एक परंपरागत ऊर्जा होती है और एक गैर परंपरागत ऊर्जा होती है। तो सीधे लिखा था क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्वेश्चन जो पूछा था वो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत लिखा था, ऊर्जा का स्रोत। अब जैसे आप पढ़े होंगे यानी सोर्स, कि एक होता है परंपरागत और एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत वो ऊर्जा होती है जो हमेशा से इजीली हमें वो मिल भी जाता है और इजीली शुरू से हम उसका इस्तेमाल करते आए हैं, परंपरागत। जैसे कि कोयला एक परंपरागत ऊर्जा है। परंपरागत ऊर्जा एक बार इस्तेमाल हो गई तो दोबारा वो फिर से आ नहीं सकती। तो परंपरागत ऊर्जा में तो अगर पूछता तो जितने भी आपके फॉसिल्स हैं, फॉसिल फ्यूल हैं, वो सब आ जाते। जैसे पेट्रोलियम, डीजल, सीएनजी यानी प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब एक बार अगर खत्म हो गई तो दोबारा हमें ये नहीं मिलने वाली इतनी आसानी से। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा वो होती है जो टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है। जैसे कि हाइड्रो, तो भाई आपका है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी जल के द्वारा बिजली का हम उत्पादन करते हैं, तो वो गैर परंपरागत ऊर्जा है। सौर, सोलर, आपके एग्जाम में जो पूछा गया था वो सोलर एनर्जी था, गैर परंपरागत। सोलर एनर्जी क्या है? और गैर परंपरागत में पैसा खर्च ज्यादा होता है। अब सोलर पैनल ही बनाने में बहुत पैसा लग जाता है और ये टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होता है और साथ में इस पे खर्च बहुत आता है। और ध्यान रखिएगा, और ये कभी ना खत्म होने वाली चीज है। जैसे कि सोलर एनर्जी है तो हम सूर्य के प्रकाश से बिजली का उत्पादन करते हैं। विंड एनर्जी है, विंड मतलब हवा से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो ये यही क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा निम्न में से कौन कौन है। तो अगर आप पूरा गैर परंपरागत पूरी एनर्जी का चैप्टर पढ़ लो तो यानी कि कहीं ना कहीं हाईलाइट आप कर लेना कि जो पेपर में अब तक पूछ चुका है उस टॉपिक को हमें नहीं छोड़ना है। सोचो हम लोग एनर्जी को स्किप कर देते हैं लेकिन एनर्जी से सवाल आया है। अब नेक्स्ट प्राइमरी का है, रिवर से आया है। ये अभी हाल ही में पिछला जो पेपर हुआ था, अभी हाल ही में जो टीआरई 2 था उसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर मैं देखूं तो एक क्वेश्चन था गंगा नदी के किनारे शहर पूछा था, यानी कि हमें क्या पढ़ना है, पूरा रिवर सिस्टम पढ़ना है। रिवर सिस्टम पढ़ के और कौन सी नदी के किनारे, यानी हमें नदी तंत्र पढ़ना है और किस नदी के किनारे कौन सा शहर, कौन सी नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है। तो ये सारी चीजें यानी हमें पूरा
अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, या हमें पूरा रिवर सिस्टम देख लेना है। और ये मत सोचना कि ये सिर्फ कई पेपर को मिला के मैं बता रही हूं, नहीं, ये जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगी वो अभी हाल ही में पूछे गए सवाल, यानी टीआरई 2 में पूछे गए सवाल। टीआरई फर्स्ट की भी हम अभी बात करेंगे, टीआरई फर्स्ट की भी बात करेंगे, टीआरई सेकंड में। अभी ये सारी टीआरई सेकंड का मैं एनालिसिस कर रही हूं कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन। अब एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी यहां पर सहारा मरुस्थल से क्वेश्चन था। अब क्या था, आपको पढ़ने की जरूरत बाद में पड़ेगी जब मैं पढ़ाऊंगी ये टॉपिक। और सहारा मरुस्थल से है, इसका मतलब कि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूरा एनालिसिस है। आप कहीं जाओ, आपको इस तरीके से डिफाइन नहीं होगा कि किस टॉपिक पर हिट किया गया था आपका एग्जामिनर के द्वारा, तो इससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि हमें किस पोर्शन पर ज्यादा फोकस करना है और किस पोर्शन पे थोड़ा कम। फोकस हमें सब पे करना है, लेकिन किस पे ज्यादा और किस पे कम। तो ये सहारा है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, तो हमें पूरा अफ्रीका महाद्वीप को एक बार देख लेना होगा। और परेशान नहीं होना है, हम सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप को नहीं, सारे महाद्वीप को देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टीआरई 2 में कौन सा प्रश्न पूछा गया था, तो वो था जनसंख्या नगरीकरण से, जनगणना वगैरह से क्वेश्चन, या जनसंख्या एवं नगरीकरण टॉपिक पढ़ लीजिएगा। हर बार इससे क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, हर बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात कि ये एससीईआरटी और एनसीईआरटी में बहुत सुंदर से ये चैप्टर दिया है, बहुत अच्छे से। अब आप कहोगे मैम क्या इसमें क्या क्वेश्चन, तो भाई इसमें प्रवास से क्वेश्चन आता है, जनसंख्या जैसे मृत्यु दर, जन्म दर, इन सब से क्वेश्चन आता है, जनगणना से 1-2 सवाल आ जाएंगे। तो भाई हम जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में क्वेश्चन कि किसे अर्बनाइजेशन या अर्बनाइजेशन के पैटर्न को पूछ लेगा। तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से एक सवाल 100% गारंटी है कि यहां से एक सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा। और हर बार बीपीएससी ने यहां से क्वेश्चन उठाया है, मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखा दूं। अब आया है प्रदूषण से क्वेश्चन, ये पर्यावरण का पोर्शन है। प्रदूषण से क्वेश्चन यानी कि पॉल्यूशन से क्वेश्चन आया है। और पॉल्यूशन से क्या आएगा, सबसे ज्यादा जल प्रदूषण से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि इससे बीमारी से क्वेश्चन आता है कि अगर कोई जल खराब है तो उससे कौन सी बीमारी हो जाती है, जैसे बहुत सारी है, जैसे ब्लैकफुट बीमारी से क्वेश्चन आता है, कैडमियम के प्रदूषण से आता है, इटाई पारा से आता है, पारा से कौन सी बीमारी हो जाती है, पारा अगर पानी में फैल जाता है तो कैडमियम के प्रदूषण से पानी में इटाई, ब्लैकफुट, आर्सेनिक जानते हो, आर्सेनिक के पानी में प्रदूषण की वजह से आपका ब्लैकफुट बीमारी हो जाती है। और पारा के भी, तो वो पारा जो है ना, ये जापान से पानी में क्या हो गया था कि इसका कंटामिनेटेड यानी कि ये दूषित हो गया था, जिससे मछलियों ने में गया ये, और फिर मनुष्यों में आया मछलियों के माध्यम से, तो पारा से भी बीमारी होती है। कैडमियम से इटाई हो जाता है, ब्लैकफुट तो आर्सेनिक से हो जाता है। तो ये सारी चीजें, यानी कि प्रदूषण में पूरा पढ़ना है और खास तौर प्रदूषण में जल प्रदूषण पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि बीपीएससी ने जल जनित बीमारी पूछा था कि निम्न में से बता दीजिए कि जल जनित बीमारी कौन सी है। तो जैसे हेपेटाइटिस वगैरह जल जनित बीमारी है, पीलिया भी जल जनित बीमारी है। पीलिया भले आपको ये बीमारी होगा, लेकिन ये जब आप दूषित पानी पियोगे तब आपको ये बीमारी होगा। तो यानी कि ये सारी चीजें हैं। तो प्रदूषण से खास तौर से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो जल जनित बीमारी कि निम्न में से बता दीजिए कि जल जनित बीमारी। तो हम लोग अपनी क्लास में पूरी प्रदूषण से कौन से होने वाले बीमारी होती है, हम लोग ये पूरा
एक लिस्ट बनाएंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखो प्रदूषण से बीपीएससी टीआरई 2 में प्राइमरी लेवल पे क्वेश्चन, अभी हम लोग मिडिल लेवल पर भी बात करेंगे कि मिडिल लेवल में समान अध्ययन में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैसे और कितने क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो जैव विविधता से क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन था, एक जैव विविधता। अब आप कहोगे मैम जैव विविधता का क्या था, तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कौन सा, तो जैव विविधता से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्न में से कहां की जैव विविधता अधिक है, कम है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था हॉट स्पॉट से, और आप जानते हो कि भारत में 4 हॉट स्पॉट है, एक पश्चिमी घाट, एक इंडो बर्मा क्षेत्र, एक आपका वही पूर्वी हिमालयन क्षेत्र और अंडमान निकोबार। तो यहीं से क्वेश्चन हॉट स्पॉट से था, जो कि पूरे वर्ल्ड में 36 हॉट स्पॉट है पूरे वर्ल्ड में, और भारत में 4, इंडिया में 4 हॉट स्पॉट है। तो हॉट स्पॉट से क्वेश्चन था, एक बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था आपका बीओडी से क्वेश्चन था। बीओडी, ईवीएस, ये सारे के सारे पर्यावरण से है, ये सब पर्यावरण पोर्शन से। तो हम आपको ये नहीं सोचना है कि हम ज्योग्राफी अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल पर्यावरण तब समझ में आएगी जब टोटली आप ज्योग्राफी पढ़ लोगे, आपके दिमाग में पूरे वर्ल्ड और इंडियन मैप दिमाग में फिट हो जाएगा। तब जब ईवीएस यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ोगे, तब जा करके आपको बहुत आसानी से चीजों को समझ पाओगे। क्योंकि जैसे देखो हॉट स्पॉट क्या है, जहां जैव विविधता के लिए संवेदनशील क्षेत्र हो, यानी जहां पर बहुत सारे वनस्पतियां हो, बहुत जीव जंतु के प्रकार हो, बहुत सारे जीव जंतु हो, बहुत सारे प्लांट्स के प्रकार हो, बहुत सारे पौधों के प्रकार हो, तो वही क्षेत्र क्या है, हॉट स्पॉट है, संवेदनशील क्षेत्र। तो यानी कि जब आप ये देख लोगे कि कहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे सदाबहार वन पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर जैव विविधता ज्यादा से ज्यादा हो रही है, तो हॉट स्पॉट भी समझ में आ जाएगा। तो ज्योग्राफी और पर्यावरण पारिस्थितिकी ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, और आप परेशान नहीं होना, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी वहां पे ईवीएस की चीजों को कनेक्ट करूंगी। और भले ईवीएस अलग से हम लोग पढ़ेंगे, ईवीएस मतलब वही पर्यावरण अध्ययन, हम लोग जब अलग से पढ़ेंगे तब हम लोग वहां भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ज्योग्राफी अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखो बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड। अब ये चीज बहुत बहुत पूछा जाता है। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, अब बीओडी से 2 क्वेश्चन पूछ लिया था इस प्रश्न पत्र में। कहोगे मैम कभी कभी एक टॉपिक से 2-2 सवाल पूछा गया है, बिल्कुल। देखो बीओडी क्या है, यूट्रोफिकेशन, एक यूट्रोफिकेशन वाली झील है। यूट्रोफिकेशन आपने गांव से आप बिलोंग करते होगे, तो जहां पर छोटा छोटा पानी के तालाब होते हैं, उसके ऊपर पानी हरा हरा हो जाता है, हरा हरा रंग का होता है ना पानी, उसके ऊपर देखोगे हरा हरा, वो क्या है, शैवाल है। तो अचानक से क्या होता है कि झीलों में पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती, और जब पोषक तत्व बढ़ेंगे तो धीरे धीरे जब पोषक तत्व जब बढ़ जाते हैं झील में, तो ऐसी झील को हम यूट्रोफिकेशन लेक कहते हैं, इस प्रोसेस को भी यूट्रोफिकेशन कहते हैं। लेकिन अचानक से उसमें सूक्ष्म जीव भी आते हैं, धीरे धीरे शैवाल जब खराब होने लगते हैं, तो यही बैक्टीरिया, अब भाई उस झील में बैक्टीरिया भी आती है, तो वो बैक्टीरिया डिकम्पोज करने लगती है चीजों को, एकदम कहते हैं ना कि जब वो खराब हो रही है तो उसे डिकम्पोज शुरू कर देती है, और उस झील में अचानक से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और अचानक से ऑक्सीजन की कमी होगी, इसी को बीओडी कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। तो बस यहां पर यूट्रोफिकेशन भी तैयार, यहां पर बीओडी भी तैयार। और एक क्वेश्चन यहीं पे पूछ लिया था कि मल के द्वारा जो प्रदूषित पानी है, यहां से एक क्वेश्चन ये भी था और एक क्वेश्चन यहां पे कि प्रदूषित जल से मछली के मरने का कारण, मछली के मरने का कारण
क्या हो सकता है? तो आप ऑप्शन में बीओडी लिख सकते हो। अब जो भी प्रश्न पत्र में रहा होगा, सीधे लिखा था कि मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछली की मृत्यु हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो यहां से 2 सवाल आ गए आपके। तो हम लोगों ने ये देखा, अभी और भी क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस देखते चलिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो भारत में प्रवाल भित्ति, भारत में प्रवाल भित्ति से क्वेश्चन था, कोरल रीफ से क्वेश्चन था। तो आपसे वर्ल्ड लेवल पर भी पूछ सकता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर प्रवाल भित्ति वाला क्षेत्र, तो भाई कहां पर? तो भाई ऑस्ट्रेलिया बताओगे, ऑस्ट्रेलिया। भारत का पूछा था कि भारत में जो प्रवाल भित्ति है वो कहां कहां है, निम्न में से बता दीजिए कि प्रवाल भित्ति भारत में कहां कहां है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि लक्षद्वीप, कौन सा निम्न में से द्वीप प्रवाल भित्ति का हिस्सा है? तो लक्षद्वीप। और साथ में प्रवाल भित्ति भारत में कहां है, निम्न में से बता दीजिए। और एक ये क्वेश्चन बना था, लेकिन संभावित प्रश्न क्या बन सकता है? संभावित प्रश्न क्या बन सकता है? तो ग्रेट बैरियर रीफ से बन सकता है। भले नहीं बना है, लेकिन आगे बनने की पूरी संभावना है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको प्रवाल भित्ति भी पढ़ना है। तो वो जब मैं पर्यावरण पढ़ाऊंगी तो कोरल रीफ और प्रवाल विरंजन भी मैं पढ़ाऊंगी, यानी कोरल ब्लीचिंग भी मैं पढ़ाऊंगी। तो ये टॉपिक भी आपको, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण जनित विकार पूछ से क्वेश्चन था, प्रदूषण जनित विकार, प्रदूषण जनित विकार से एक सवाल प्रदूषण जनित, यानी निम्न में से बताइए कि कौन सा प्रदूषण जनित विकार है, कौन सा प्रदूषण जनित विकार। तो आप जब सारे प्रदूषण पढ़ लोगे, वायु प्रदूषण जिससे दमा वगैरह हो जाता है, सांस की समस्या हो जाती है, तो पूरा वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी और पूरा, यानी ये भी आपका पॉल्यूशन टॉपिक आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ कौन कौन सी बीमारी किससे होती है, जल से होती है, वायु से होती है, तो सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आता है। तो आपको ये भी पढ़ के रखना है। अब देखिए, एक क्वेश्चन है आपके वृहद ग्रह से क्वेश्चन है कि निम्न में से बता दीजिए कि कौन सा वृहद ग्रह है, यानी कौन सा निम्न में से बड़ा ग्रह है। यानी कि सोलर सिस्टम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अभी पिछली बार सवाल यहां से आया है। तो वृहद ग्रह से आपके बीपीएससी में टीआरई 2 में आपका ये सवाल आया। अब मत्स्य कृषि से, यानी कि मत्स्य कृषि से मछली पालन, मछली पालना भी कृषि है, पशुपालन करना भी कृषि में ही आता है। तो मत्स्य कृषि यानी कि आपको पूरा एग्रीकल्चर पढ़ना है, यानी आपको पूरी एग्रीकल्चर आपको पढ़ना। तो आप अगला टॉपिक आपको क्या देखने को मिलेगा? भारत की सबसे लंबी, देखो कृषि से 2 क्वेश्चन आया है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई प्रणाली, सबसे लंबी सिंचाई प्रणाली, ठीक है। यानी ये भी टॉपिक आपका कृषि से ही पूछा गया है, यानी एग्रीकल्चर से ये सवाल आपका पूछा गया है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई प्रणाली पूछ, यानी एग्रीकल्चर से 2 सवाल आपके आ गए। अब नेक्स्ट सवाल आप कहोगे मैम इतना बड़ा ज्योग्राफी टॉपिक है, इतना क्वेश्चन पूछ लिया। तो भाई अब देख सकते हो, आप देख ही सकते हो, मैं क्या ही कहूं। यहां से क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल में पूछा गया है।
और भी देखते हैं, और क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं। तो ये है, और हेपेटाइटिस ए से क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए से क्वेश्चन है, यानी ये भी रोग से क्वेश्चन है कि ये जल जनित है या नहीं, जल जनित है या नहीं। भाई पूछा गया था कि ये बीमारी किससे होता है, ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हेपेटाइटिस ए निम्न में से इसका कारण क्या है, यानी किस प्रकार की बीमारी है। तो आप बता दोगे कि भाई इस प्रकार की हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए जल जनित है, वायु जनित है, कैसे। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पूछा था, यानी द्वितीयक प्रदूषक से क्वेश्चन है, यानी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से क्वेश्चन आया, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से क्वेश्चन आया था। ठीक, प्रदूषण से क्वेश्चन आया था। प्रदूषण क्या, प्रदूषक होना चाहिए, सीधे लिखो प्रदूषण नहीं मैम, पॉल्यूटेंट लिखा है तो आपने प्रदूषक से क्वेश्चन। एक ये वायु प्रदूषण का प्रभाव पूछा था, वायु प्रदूषण का प्रभाव पूछा था कि निम्न में से, और ये तो बहुत कम है, 4 सवाल और जोड़ लो इसमें, 4 सवाल मैंने वो लिखा नहीं है और ऐड करना है। अब चलो पूरा पूरा तैयारी सेकंड में कितने क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए हैं सब लोग अपनी उंगलियों पर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, ठीक है, 6 क्वेश्चन यहां से, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सवाल, 16 17 18 19 20 21 22 22 4 26 सवाल आपके ज्योग्राफी, 26 सवाल पूरे 120 में से, 120 में से ये कम बता रहे हैं, बढ़ सकता है घट नहीं सकता है। ये 26 सवाल आपका ज्योग्राफी एंड पूरा आपका इन्वायरमेंट से 26 सवाल आपका पूछा गया, 26 सवाल। तो 120 में से 26 बहुत होता है, क्योंकि इतिहास भी है, साथ में गणित भी है, बहुत कुछ है। और अगर हम लोग ज्योग्राफी अच्छे से कर लेते हैं तो 26 में 26, आप कहोगे मैम 26 में 26 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ उस पैटर्न से हमें पढ़ना पड़ेगा जहां से प्रश्न पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना। अब तो ये टीआरई सेकंड की बात है। अब प्राइमरी में टीआरई फर्स्ट में कैसा क्वेश्चन था, प्राइमरी लेवल में टीआरई फर्स्ट में कैसा था पैटर्न, टीआरई फर्स्ट, तो ये टीआरई, तो अब हम लोग वो देखेंगे ये सारी चीजें कि टीआरई फर्स्ट में क्या है और टीआरई सेकंड में। आइए, हाँ देखिए, सबसे पहला प्राइमरी में पूरे लगभग 23 प्रश्न यहां से पूछे गए थे, टीआरई फर्स्ट वाले में पूरा 23 प्रश्न, 23 प्रश्न। और हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो कौन कौन से, तो भले फर्स्ट ये नहीं कहते फर्स्ट या सेकंड, आप इसे हटा ही लो, ठीक है, लेकिन जब दोनों टीआरई के प्राइमरी में जो हुए थे इससे पहले, उसमें आप देख सकते हो एक जगह 26 एक जगह 23, यानी कि रेशियो यही रहा है। अब देखो
एक टीआरई प्राइमरी लेवल में ओजोन से प्रश्न था, ओजोन से, ओजोन से, ओजोन से। यानी कि बार बार मैंने कहा कि एटमॉस्फेयर आपको पढ़ना है। अब आप कहोगे कि बिल्कुल मैम, 2 सवाल तो आपने दूसरे टीआरई में जो आया था आपने वो बताया, या हो सकता है वो पहला टीआरई हो, ये सेकंड वाला हो। लेकिन हम लोग तो प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं कि किस टीआरई में कितने क्वेश्चन। हमें तो बस टॉपिक देखना है कि किस टॉपिक से कितने सवाल जो है लिए गए। ठीक है, अब दूसरा सवाल पॉल्यूशन से क्वेश्चन देखो, पॉल्यूशन से, फिर पॉल्यूशन एंड डिजीज, डिजीज यानी प्रदूषण और उससे होने वाली बीमारी से सवाल। यानी दोनों टीआरई में देखो कॉमन चीजें हैं। यानी अगर हम टॉपिक समझ जाए ना कि हमें किस टॉपिक पे ज्यादा हाईलाइट करना है, तो हम बेहतर टीआरई की तैयारी, बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर सकते हैं। पर्यावरण से संबंधित संस्थान, पर्यावरण से संबंधित स्थान। और मुझे जहां तक लगता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाला जो है ना, ये प्राथमिक लेवल में ये टीआरई फर्स्ट का है, टीआरई फर्स्ट वाला है, ये पहला जो पेपर हुआ था। ठीक है, और ये टीआरई सेकंड है, जो क्योंकि पर्यावरण से संबंधित संस्थान। तो हमें ये नहीं देखना है कि किस में आया था, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो मिल ही जाएगा। हमें एनालिसिस करना है कि किस टॉपिक को हमें ज्यादा हाईलाइटेड पढ़ना है। हमें चट्टान से क्वेश्चन पूछा गया था, चट्टान जैसे कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, यहां से एक सवाल फिक्स रहता है बीपीएससी का। ठीक है, और चट्टान के साथ साथ हमें खनिज से भी क्वेश्चन, फिर से खनिज से। भाई खनिज में आपको ये दिखाना होगा कि आयरन में नंबर 1 पे कौन सा देश है, या भारत का कौन सा राज्य है, सोने में या हीरे में देश में नंबर 1 पे कौन। तो इस तरह के खनिज का टॉपिक आपको पढ़ लेना होगा। या परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा, यानी खनिज एवं ऊर्जा आपको पढ़ना ही पढ़ना। रेसे से क्वेश्चन आया था, फाइबर से, फाइबर से क्वेश्चन आया था प्राइमरी लेवल में, कौन सा रेसा। तो रेसा भी आपको पढ़ना है कि कौन सा प्राकृतिक रेसा है, कौन सा मानव निर्मित रेसा है। प्राकृतिक रेसे में रेशम आ जाता है, सूती धागे आ जाते हैं, ये सब प्राकृतिक है। और गैर प्राकृतिक क्या होता है, जो मानव निर्मित होगा। ठीक है, जैसे पॉलीमर वगैरह, ये सब मानव निर्मित है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमें पूरा रेशा पढ़ लेना है। हमें झील से क्वेश्चन आया था, झील से क्वेश्चन आया था, लेक, लेक से क्वेश्चन आया था। अब देखिए, लेक से क्वेश्चन के साथ साथ और भी हम देखेंगे कि लेक के साथ साथ दिवस से, पर्यावरण दिवस से क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस से क्वेश्चन। अब कहोगे मैम ऐसा क्या? भाई जैसे कि रामसर में सम्मेलन, तो आर्द्र भूमि दिवस पूछ सकता है। आर्द्र भूमि दिवस के साथ साथ टाइगर दिवस पूछ सकता है। आपका पर्यावरण दिवस से क्वेश्चन आया था, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हो कि स्टॉकहोम सम्मेलन जब हुआ 1972 में, तो इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी में, चूंकि 5 जून को यह सम्मेलन हुआ, तो इसी में 5 जून पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। फिर 1974 में मनाया गया, इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन को। इसी में यूएनईपी बनाया गया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये बनाया गया। तो हम लोग वो चर्चा करेंगे कि पूरा पर्यावरणीय संस्थान और उसके पीछे दिवस की क्या कहानी है। ये आपके अभी हाल ही में जो मैंने अभी पहले वाला एनालिसिस किया है वो टीआरई फर्स्ट का था, टीआरई फर्स्ट ध्यान रखना। और ये जो अभी मैं एनालिसिस कर रही हूँ टीआरई सेकंड। तो आप देखो नेचर, क्वेश्चन ऑफ नेचर बदल रहा है। उसमें सीधे सीधे वाले क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें दिवसों से क्वेश्चन है, पर्यावरणीय संस्थानों से है, जैसे IUCN पढ़ना होगा आपको,
आपको इन्वॉल्व जैसे यूएनईपी पढ़ना होगा, आपको WWF पढ़ना होगा, उसके प्रतीक को पढ़ना होगा, तो इस तरह से क्वेश्चंस पढ़ने होंगे आपको। अब वो नहीं भी आप पढ़ोगे ना तो मैं ऐसी हूं कि मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगी। ऐसे एनालिसिस किया जाता है बिना अगर मैं चाहती सीधे भूगोल, आओ बच्चों भूगोल का परिचय पढ़ लो, वो तो बहुत आसान है, मैं सीधे आती। लेकिन हमें पूरा प्रकृति पढ़ना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन आ कहां से रहा है, हमें फोकस्ड होके पढ़ना है, फोकस कहां करना है, किस टॉपिक पे करना है। जो अनरिलेवेंट है उसे पढ़ के क्या करोगे, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या नगरीकरण, बार बार मैंने कहा ना कि हर बार जनसंख्या एवं नगरीकरण से क्वेश्चन पूछा गया, यानी कुछ टॉपिक तो इतने हाईलाइटेड हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, इन सब में जो पहले टीआरई हुआ था वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो यहां देख लीजिए जनसंख्या नगरीकरण, मैंने आपको यहां पे कहीं लिखवाया होगा ना, जनसंख्या नगरीकरण, हाँ ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में ही बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक। अब कृषि कौन सा राज्य किस कृषि में उच्च है, यानी कृषि से सवाल आया है। अब कृषि में हम सब पढ़ाएंगे कि भैया काजू में, कॉफी में कौन नंबर 1 पे है, क्योंकि ये थोड़ी पूछा जाएगा कि रवि की फसल कब होती है, खरीफ की, ये तो कॉमन है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ पूरा मतलब एडवांस लेवल पे भी पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आया था कि कौन सा राज्य उच्च है, भाई कृषि उसमें कौन सा राज्य, अब कोई प्रोडक्ट दे दिया था और उसमें लिखा था कौन सा राज्य उच्च है, जैसे गेहूं में पूछ लेगा, चावल में पूछ लेगा, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कृषि भी हमें पूरा करंट से जोड़ते हुए कृषि को बेहतर ढंग से हम लोग आगे पढ़ें। पूछा था जनजातीय गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग जनजाति भी तो पढ़ेंगे, यानी कि मानव भूगोल जब हम लोग पढ़ेंगे, मानव भूगोल पढ़ेंगे, तो इसी मानव भूगोल में हम लोग जनजाति भी पढ़ेंगे कि कौन सी जनजाति किस राज्य में है, कौन सी जनजाति किस राज्य में है, और जनजाति गौरव दिवस कौन सा त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है। तो ये सारी चीजें हम लोग मानव भूगोल में जनजाति पढ़ेंगे, यहां तक कि उनके आवास का पैटर्न देखेंगे, ये जनजाति कहाँ पे, जैसे गारो खासी जयंतिया है, तो गारो पहाड़ी पर रहती है, इसलिए उस पहाड़ी का नाम खासी। लुसाई जनजाति मिजोरम, मिजो जनजाति के नाम पे मिजोरम, खासी पहाड़ी, खासी जनजाति। तो ये सब चीजें हम लोग, माउंटेन के साथ साथ भी कुछ जनजाति तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में मिसमी जनजाति, दाफला जनजाति, अबोर जनजाति, ये सारी जनजातियां तो मिरी जनजाति, तो ये सारी जनजातियां तो वहां भी कंप्लीट हो जाती। फिर मिकिर, तो ये सब चीजें कुछ तो आपके जब माउंटेन पढ़ोगे तो उसी समय तो हमें जनजाति भी पढ़ना है। साथ में वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन आया है, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं खुद जब इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगी, तो मैं जब पढ़ाऊंगी तो पता है क्या, मैं पूरा बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा देती हूँ। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क तो ऐसे ही तैयार हो जाता है, बहुत डीप पूछता नहीं है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ टाइगर रिजर्व जब पढ़ लोगे ना, तो 54-55 टाइगर रिजर्व तो ऐसे ही है 55, तो और बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। तो जब ये पढ़ लोगे ना तो घुमा फिरा के कुछ ऐसे हैं कि वो टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, कॉमन है। तो बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य वगैरह, ये सब चीजें मैं आपको जब ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊं। सीटेट वगैरह में पर्यावरण अलग हो जाता है, वो थीम आधारित है, लेकिन बीपीएससी में कोर सब्जेक्ट हो जाता है, ये पर्यावरण को जोड़ के ज्योग्राफी से पढ़ना होता है। तो यहाँ पर पर्यावरण अलग है, सीटेट में पर्यावरण अलग है। सीटेट में वो थीम आधारित है, आपसे इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, और जबकि ऐसा नहीं है, उसमें भी अब 2-4 सवाल पहले देखे गए हैं कि बायोमास से क्वेश्चन है और पिरामिड से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी यहाँ तो 100% पढ़ना है।
उसमें एक आध क्वेश्चन सीटेट में मिला मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो मिल सकता है, ये 100% संभावना। तो यहाँ पर कोर सब्जेक्ट आपका आ जाता है भूगोल और साथ में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, अब सीधे लिखा है क्या, एक क्वेश्चन पूछा था बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के बारे में तो मालूम ही होगा, बलूचिस्तान किसका पार्ट है। जैसे बलूचिस्तान में, जैसे पंजाब आपके पास है ना, तो पंजाब उनके पास भी, ठीक है, तो उसी तरह उनके पास बलूचिस्तान, बलूच लोग रहते हैं, बलूचिस्तान है वहां पे पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, उनके यहाँ सिंध प्रदेश भी है, पंजाब वाला भी है। तो बलूचिस्तान में पूछा गया था कि चलवासी तंबू पूछा गया था। अब देखो पैटर्न बदल रहा है ना, तो देखो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आप देखोगे ना तो एकदम कॉमन है, सीधे सीधे क्वेश्चन, एक लेवल देखो। लेकिन अब लेवल बीपीएससी टीआरई जब 2 हुआ था प्राइमरी का, तब आप देखो लेवल देखो अलग ही तरह का एडवांस, मतलब कायदे से देखा जाए तो एनसीईआरटी एससीईआरटी पर आधारित आपको प्रश्न ये देखने को मिले। एक भूगोल पूछा जरूर गया था, लेकिन वो भूगोल बिहार से रिलेटेड था, बिहार राज्य से था। अब जाहिर सी बात है कि जब टाइगर रिजर्व पढ़ोगे, और बिहार में आप जानते हो कि एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अब या तो उसे बिहार स्पेशल के रूप में देखो, और या तो ज्योग्राफी में खुद ही में बिहार, जैसे सोन नदी के बारे में, गंडक नदी के बारे में कुछ चीजें, तो भूगोल तैयार हो जाएगा यही। तो कोई ज्योग्राफी पूछी गई थी और वो बिहार राज्य से संबंधित थी, ठीक है। अब वो कौन सी थी, तो वो कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक आपको पता होना चाहिए। अब भाई मुझे वो लिखने में समस्या होती ना, जब मैं पढ़ा लूंगी तो ऑलरेडी फिर मैं पीवाईक्यू 2 4 10 कराती रहूंगी, ठीक है। अब पूछा था स्थानांतरित कृषि के बारे में। अब जानते हो शिफ्टिंग क्रॉप, जिसे झूम कृषि कहते हैं, झूम कृषि से सवाल पूछा गया था कि क्या नाम है, क्या नाम का मतलब, जो झूम कृषि का भारत में नाम कुछ और, भाई पूर्वोत्तर में कुछ नाम अलग हो जाता है, मध्य प्रदेश में कुछ अलग हो जाता है, जगह जगह झूम कृषि का नाम अलग अलग होता है। तो किस राज्य में झूम कृषि का नाम क्या है, झूम कृषि का नाम क्या है, ये भी आपको पढ़ना, यहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तेल शोधनशाला से क्वेश्चन, तेल शोधनशाला पूरा पढ़ लेना है। कौन सा, जैसे बिहार बरौनी तेल शोधनशाला से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो तेल शोधन, यहां तक कि सबसे पहला कहाँ तेल ड्रिल करके निकाला गया था, तो असम के डिगबोई में। अरुणाचल का क्षेत्र आपको पढ़ना है, अब तटीय क्षेत्र के पढ़ने हैं, तो तेल शोधनशाला आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं छोड़ना है। एक सवाल यहां से भी पूछा गया है, और साथ में रिवर से क्वेश्चन पूछा गया, रिवर से एक सवाल पूछा गया, रिवर से, नदियों से एक सवाल, और नदियों से कैसा, तो नदी से सोन नदी के बारे, कोसी नदी के बारे में, जो कि बिहार से ही रिलेटेड है, लेकिन बिहार का शोक कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन रिवर से, कोसी नदी से क्वेश्चन आया था। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। बाघ रिपोर्ट से क्वेश्चन आया था, बाघ रिपोर्ट से क्वेश्चन है। सिंचाई से क्वेश्चन, सिंचाई प्रणाली से क्वेश्चन, जैसे ड्रिप सिंचाई, टपक सिंचाई पढ़ते हो ना, तो यहां से क्वेश्चन था। जीवाश्म से पूछा था आपका, जीवाश्म से क्वेश्चन, फॉसिल से। और जीवाश्म में ये कि जो मानव की उत्पत्ति हुई थी, सबसे पहले तो आप जानते ही हो कि हमें मानव की जो उत्पत्ति, जो जीवाश्म है, आपको मालूम है कि अफ्रीका के रिफ्ट वैली में से ही ये लोग हर जगह फैले थे। तो ये पूछा था कि जो जीवाश्म मिले, उस मानव की उत्पत्ति कहां से शुरू हुई थी, तो भ्रंश घाटी अफ्रीका से। ये सवाल पूछा गया था आपके बीपीएससी प्राइमरी के टीआरई में। अब पूछा गया था सोलर सिस्टम से, मैं कहां लिखूं इसे, बहुत ज्यादा हो गया। सोलर सिस्टम से क्वेश्चन, देखो फिर से सोलर सिस्टम आया, टीआरई फर्स्ट और सेकंड दोनों में सोलर सिस्टम से क्वेश्चन है।
तो और क्वेश्चन क्या था, सूर्य से संबंधित क्वेश्चन था, सूर्य से संबंधित। अब ग्लोब से क्वेश्चन था, ग्लोब, और ग्लोब में क्या था, वही अक्षांश देशांतर आप जानते हो। यहां से क्वेश्चन था भाई, देशांतर क्या होता है, समय के लिए होता है, समय और तिथि के लिए होता है, तो समय निकालने के लिए आ सकता है, या देशांतर पूछा जा सकता है कि किसके पास कितने मानक समय है, अक्षांश से है, तो ये क्वेश्चन है। तो यहां से एक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बना था। तो ये पूरा टोटल आप देख सकते हो, प्राइमरी में आप देखो कितने सारे क्वेश्चन, ओजोन से, पॉल्यूशन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सवाल, और इधर 21 22 और लगभग 2 सवाल और ऐड कर लो, 2 सवाल और, क्योंकि एग्जैक्ट कभी कभी टीचर से गिनने में मिस्टेक हो जाता है, तो 2 सवाल और ऐड कर लो, ऐड कर लो, तब जाके आपको कम से कम 25 सवाल ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से प्राइमरी लेवल में मिला होगा। तो चलो हम बैठे बैठे एक क्लास में पूरा एनालिसिस कर लिए, और टॉपिक नोट करते रहिएगा कॉपी में कि हमें किस टॉपिक से ज्यादा, बाकी मैं एक एक आपको विषय वस्तु बनवाऊंगी अभी कि हमें पढ़ना कैसे, लेकिन ये एक बार दिमाग में रहेगा ना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस देखा जाए तो ये फोकस कहां पे करता है, क्वेश्चंस पूछने पे, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है मिडिल लेवल पे, मिडिल लेवल पे, मिडिल यानी जूनियर लेवल पे देखा जाए तो मिडिल, मिडिल लेवल पे यानी कि 6 to 8 ये जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन जो कि सेकंड पार्ट सेकंड में आता है, और वो भी कितना, 40 नंबर। अब इस 40 नंबर में ज्योग्राफी का वेटेज कितना है, 120 नंबर में तो आपने देख लिया कि लगभग 20 से 30 के बीच में संभव क्वेश्चन है, हो सकता है अगली बार 29 सवाल आ जाए, 28 सवाल आ जाए, क्योंकि इसमें ना इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी मिक्स हो जाता है, इसकी वजह से क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाती है, बहुत ब्रॉड सिलेबस भी है इसका। अब देखते हैं मिडिल लेवल में इस 40 नंबर में, बाकी आपने विषय ज्योग्राफी रखी है तब तो कोई बात नहीं है, 2 सब्जेक्ट अगर आपने रखा है हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी मिला के आपके 80 सवाल आएंगे, तो वो बात अलग है, हम यहाँ पे उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, विषय की चर्चा नहीं कर रहे हैं SST की, हम लोग यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि सामान्य अध्ययन में मिडिल में 40 नंबर में ज्योग्राफी का वेटेज क्या है और कहां कहां से सवाल पूछेंगे और कितने। तो पहला पर्यावरण से क्वेश्चन था, पर्यावरण से पहला ही क्वेश्चन लेग्यूमिनेसी कुल से था, लेग्यूमिनेसी, और लेग्यूमिनेसी आप जानते हो कि यहां से क्वेश्चन था, और ये पर्यावरण का पोर्शन है। दलहन, दलहन पौधे को लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा कहते हैं, और इसी में राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और ये नाइट्रोजन आप जानते हो कि ये प्रोटीन निर्माण के लिए सहायक होता है, इसीलिए जितने आप दलहन पौधे देखोगे वो सब में बड़ा हाईली प्रोटीन होता है, बहुत प्रोटीन पाया जाता है, तो इसीलिए क्वेश्चन एक इसी से रिलेटेड मिडिल वाले में था, मिडिल वाले में था। आगे देखिए, अब अगला आता है पारिस्थितिकी से क्वेश्चन था, इकोलॉजी से क्वेश्चन था, मिडिल स्कूल में अगला था पारिस्थितिकी से क्वेश्चन था, यानी इकोलॉजी, यानी ये भी पर्यावरण से क्वेश्चन, ये भी पर्यावरण से आपका क्वेश्चन है। मिडिल में भी देखो ठीक ठाक इसका वेटेज है। क्वेश्चन पूछा था कि वह पशु जो मांस खाते हैं, तो आप जानते ही हो क्वेश्चन पूछा था, तो यहां पर इसका मतलब कि पर्यावरण से फिर से क्वेश्चन, जिसे एक को शाकाहारी कहते हैं, इसको हर्बीवोर्स कहते हैं, एक मांसाहारी होता है जिसे कार्निवोर्स कहते हैं, और एक सर्वाहारी होता है जो
ये मांस नहीं खाते, ठीक है, मांस नहीं खाते, और ये दोनों खाते, घास फूस मांस सब खाते हैं, सर्वाहारी। तो एक क्वेश्चन यहां से आपका था। और क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से वलित पर्वत नहीं है। ये टीआरई 2 में आपका मिडिल स्कूल में क्वेश्चन पेपर है। टीआरई 2 का मिडिल स्कूल का ये क्वेश्चन पेपर था। तो निम्न में से वलित पर्वत नहीं है, निम्न में से। तो भाई हो सकता है कि ऑप्शन में अरावली दिया हो, तो अरावली वलित पर्वत तो है नहीं, अवशिष्ट पर्वत है। नवीन, इसमें ना जो वलित, देखो अरावली जो था वो भी जब बना था तो वलित था, लेकिन नया वलित पर्वत यहाँ पे पूछा गया था। नया वलित पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन। तो अरावली जब बना था, लेकिन आज की डेट में वो एक अवशिष्ट पर्वत हो गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये था, नया नहीं पूछा, ऐसे लिखा था कि निम्न में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। तो हम लोग वलित पर्वत देखेंगे, रॉकी, एंडीज, हिमालय, आल्प्स, एटलस, ये सब नवीन वलित पर्वत है, युवा वलित पर्वत है, ठीक है। और पर्वतों के प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत अलग हो जाता है, अवशिष्ट पर्वत अलग हो जाता है, युवा वलित पर्वत यानी कि नवीन वलित पर्वत यानी न्यू फोल्डेड माउंटेन अलग है, और एक और है ब्लॉक माउंटेन यानी भ्रंशोत पर्वत, जो कि भ्रंशन के द्वारा पर्वत, इसी में आपको रिफ्ट वैली और आपको रैंप वैली पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन आपका टीआरई 2 में मिडिल वाले में, प्राइमरी में नहीं, 6 to 8 वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेटराइट मृदा से, यानी मृदा से क्वेश्चन था, यानी मृदा टॉपिक आपको पढ़ना है, चाहे प्राइमरी के लिए हो चाहे लेटराइट मृदा से क्वेश्चन था। तो हम लोग सारे मृदा पढ़ेंगे। लेटराइट हो गया, लेटराइट मृदा वहां होगी जहां बहुत सारी बारिश होती है, जैसे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर देखें तो सबसे ज्यादा बारिश और वहां पे मृदा लेटराइट पाई जाती है। ऐसे में आपका चाय, कॉफी, काजू लेटराइट मृदा में उगाया जाता है। ये कैसी होती है यहाँ की मृदा, तो वो सब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जब लेटराइट मृदा, तो यानी लेटराइट मृदा से क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, आपको क्या लेना देना, पीवाईक्यू लगाओगे तो समझ में, हमें तो यहाँ टॉपिक एनालिसिस करना है कि आखिर में किस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। तब जब हम पढ़ेंगे ना आगे, जब सिलेबस को पढ़ेंगे तब हमें बहुत मजा आएगी। न्यून हिमरेखा, हिमरेखा का मतलब स्नो लाइन से क्वेश्चन पूछा था भाई, वो लाइन जहां से, वह रेखा जहां से हमें बर्फ मिलना शुरू हो जाए, तो न्यून हिमरेखा यानी स्नो लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया था कि कर्क रेखा किस पठार को, ऑप्शन में था कर्क रेखा सर्वाधिक किसे घेरती, सर्वाधिक किसे घेरती है, और पठार ऑप्शन में क्या था, सवाल के ऑप्शन में सारे के सारे पठार थे, पठार, सारे पठार का नाम था, और पूछा था कि निम्न में से कर्क रेखा किस पठार को सर्वाधिक घेरती है। तो एक यहां से क्वेश्चन था। कांटेदार जंगल के बारे में तो आप जानते ही हो, कांटेदार जंगल कहां पाए जाएंगे, कांटेदार जंगल ये तो पाए जाएंगे रेगिस्तान में, यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में, डिजर्ट एरिया में कांटेदार। हवा की नमी मापने के लिए यंत्र पूछा था, हवा की नमी मापने के लिए यंत्र। तो इन फ्यूचर आपको पता होना चाहिए कि दाब को मापने के लिए कौन कौन से, भाई कौन से, ताप को मापने के लिए कौन सा यंत्र, तो पर्यावरण में ये आता है। पछुआ विक्षोभ से क्वेश्चन था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, और पछुआ विक्षोभ आपको मालूम ही है, भूमध्य सागर से ये आता है,
और भारत के ऊपर ऊपर उत्तर भारत में ये पूरे उत्तर भारत को ठंडा करता है, जिससे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल क्षेत्रों में बर्फबारी होती है। और अन्य क्षेत्र जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया और आपका हरियाणा हो गया, पंजाब, इन सब में बारिश होती है, जिससे कि रबी की फसल के लिए ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, पछुआ विक्षोभ। तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों था। अब आप कहोगे मैम ठीक है, 40 नंबर का मिडिल में पर्यावरण अध्ययन आता है, बाकी तो विषय आ जाता है। तो जब 40 नंबर का आता है तो काउंट करिए कितने सवाल 40 में से पूछ लिए थे टीआरई सेकंड में। तो पर्यावरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 40 में से 10 सवाल आपके ज्योग्राफी से पूछ लिया गया था। बहुत बड़ी बात है भाई, मैथ होता है, साइंस होता है और राष्ट्रीय आंदोलन होता है और ज्योग्राफी होता है। यही टॉपिक है जिसमें से 10 सवाल सीधे ज्योग्राफी में मिडिल में पूछ लिया गया था, पार्ट 2 में, यानी कि समान अध्ययन वाले पोर्शन में। तो ये एनालिसिस है मेरे प्यारे बच्चों, और आई होप आप सभी को ये पता चल गया होगा कि भाई हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है वो आप डिसाइड करो, और मैं भी आपका सपोर्ट करूंगी, लेकिन क्या पढ़ना है ये मैं आपको डिसाइड करके बताऊंगी, सिर्फ आपको वही पढ़ना। अब चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों आते हैं भूगोल के पैटर्न में, यानी कि ज्योग्राफी कितने पार्ट में बांट के हमें पढ़ना है, यानी भूगोल। अब भूगोल क्या है, कैसे है, ये जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी, ठीक है, ऐसे अभी पहले लिखते हैं। अब ज्योग्राफी मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट में बटा होता है, डिवाइडेड होता है, ठीक है। पहला तो एक होता है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल जिसे हम फिजिकल 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 ज्योग्राफी कहते हैं। अब इस फिजिकल ज्योग्राफी में हमें क्या देखना होता है, पूरा स्थल मंडल देखना होता है। स्थल मंडल में पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब आ रहा है, सब स्थल मंडल में है। एक भौतिक में क्या है, वायुमंडल, पूरा क्लाइमेट हमें देखना होता है, हमें एटमॉस्फेयर देखना होता है। ये हमारा लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है। अब अगला देखते हैं स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, सब देखना होगा हमें, यानी हाइड्रोस्फीयर। यहां पे ये तो हमें फिजिकली देखना है। अब इसके बाद हमारा आता है आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी चीजें ज्योग्राफी में समझ ली जाती हैं। तो आर्थिक भूगोल में आखिर हमें क्या क्या देखना होता है, तो इसमें कृषि, उद्योग, परिवहन, यानी आर्थिक का मतलब जिससे हमें आर्थिक रूप से लाभ हो, धन मिले। तो कृषि, यहां तक कि हमारी पूरी इंडस्ट्री यानी उद्योग, और साथ में परिवहन, परिवहन जैसे जल परिवहन और ये सारी चीजें, कहीं ना कहीं ये सब आर्थिक क्रियाकलाप है जो मानव करता है। पैसे परिवहन चलाया जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि फ्री में चलाया जाता है, उसका हमसे वसूला जाता है टिकट। अगर हम लोग एरोप्लेन में बैठते हैं तो हमें उसकी टिकट के लिए हमें पैसा देना होता है। तो ये सब आर्थिक क्रियाकलाप है, वही आपका आर्थिक भूगोल हुआ। अब इसमें साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों मानव भूगोल होता है। मानव भूगोल, अब मानव भूगोल में ह्यूमन ज्योग्राफी,
इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको पूरी जनजाति वगैरह देखना है, ग्रामीण क्षेत्र देखना है, साथ में जनसंख्या देखना है एवं नगरीकरण देखना है, और पूरा जो आवास क्षेत्र होता है, गांव के जो उसके पैटर्न को देखना होता है, वो सब इसमें आता है। तो ये पहले हमें ये देखना होगा कि भाई ज्योग्राफी कितने पार्ट में। अब देखो, आर्थिक भूगोल में ही प्राकृतिक संसाधन भी देखिए, भाई संसाधन है ना हमारे लिए, ठीक है। अब देखो, स्थल मंडल में ही हमें पूरी भूगर्भिक, इसी में भूगर्भिक संरचना देखनी होगी, सब कुछ इसी में देखना होगा। भूगर्भिक संरचना देखना होगा, भौतिक भूगोल देखना होगा, मतलब पूरी चीजें, चाहे वो विश्व की हो चाहे वो भारत की। ध्यान रखना, ये जो ज्योग्राफी का मैंने बताया है, ये या तो ये पूरे विश्व की भी यही पैटर्न में आपको पढ़ना है और भारत को भी यही पैटर्न में पढ़ना है। यहां तक कि इसी जलमंडल में हमें पूरा अपवाह तंत्र पढ़ना है, यानी ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लेना है। वायुमंडल में हमें पूरा क्लाइमेट पढ़ लेना है, और स्थल मंडल में ही हमें पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सारी चीजें, और साथ ही साथ टोपोग्राफी, किससे हमें कौन सी आकृति बनती है वो देखना है कि भैया रेत से कौन आकृति बनता है, बर्फ से कौन सी आकृति बन जाती है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। अब हमें लगता है कि हमें पूरा पैटर्न को दिखाना चाहिए कि हमें आखिर में जो हम लोग अब पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, यानी शुरुआत हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से करेंगे, यानी कि हमें पाठ्यक्रम देखना है पूरा, क्योंकि बीपीएससी ने तो कोई पाठ्यक्रम बताया नहीं है। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है, पूरा एनालिसिस के, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के साथ। तो सबसे पहले आता है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल। अब देखिए, अब विश्व के भूगोल में हमें पहले तो देखना क्या है, शुरुआत कहां, सबसे पहला सोलर सिस्टम। यानी कि हमें सौर ऊर्जा, मतलब एक तरीके से हमें पूरा सौर मंडल पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, सौर मंडल कहते हैं इसे हिंदी में, सौर मंडल। और आप देख सकते हो कि आपके बीपीएससी में हर बार क्वेश्चन पूछा गया सौर मंडल। अब सौर मंडल के बाद हमारा कौन सा टॉपिक आता है, तो सौर मंडल में ही हम पूरा ब्रह्मांड, बिग बैंग थ्योरी और आपकी सारी चीजें हम लोग ये पढ़ लेंगे। अब इसी में एक पहले तो सौर मंडल, ये एक सेकेंड, सौर मंडल, उसके बाद पृथ्वी का विकास हम लोग देखेंगे, और इसी पृथ्वी के विकास में कैसे स्थल मंडल, जल मंडल, और साथ ही में इसी में पेंजिया, पेंथालसा देखेंगे कि कैसे महाद्वीप, पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, बाद में ये सारी चीजें कैसे आई। तो हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि हाइपो यानी अवधारणा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका आया ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। फिर इसी में हम लोग क्या देखेंगे, तो भू संचलन, यानी इसी में
आगे हम लोग देखेंगे भू संचलन, यानी कि अपसारी गति वगैरह, अपसारी गति, अभिसारी गति, अभिसारी गति देखेंगे, अपसारी गति, अभिसारी गति, ये सारी चीजों को हमें देखना होगा। और भू संचलन में पृथ्वी का विकास, पृथ्वी के विकास में वही पेंजिया, पेंथालसा, और आखिर में कैसे ये प्लेटें टूटी थी, प्लेट क्या है, ये सारी चीजें हम पृथ्वी के विकास में ही सब एक साथ पढ़ के खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद भू संचलन, यानी जो प्लेटें कैसे हिलती हैं, कैसे टकराती हैं, ये सारी। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे, पृथ्वी की, अब मुझे ऐसा लगता है कि भू संचलन हम बाद में पढ़े, पृथ्वी का विकास के बाद हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे, क्योंकि ये पहले पढ़ेंगे तो ज्यादा सही होगा। आंतरिक संरचना देख लेते, ठीक है। फिर उसके बाद पृथ्वी का संचलन देख लेते हैं, पृथ्वी का संचलन देख लेते हैं, कैसे ये पृथ्वी के प्लेटें इधर उधर जाती हैं। और पृथ्वी के संचलन में दो अभी देखेंगे, अपसारी गति, जिसे हम लोग इंग्लिश में, ये सारे हम इंग्लिश में भी टर्म यूज करेंगे, ठीक है। और संरक्षित गति, ये सब चीजें, और प्लेट की परिभाषा क्या होती है, ये सारी चीजें पृथ्वी की के विकास और पृथ्वी के आंतरिक संरचना में हम लोग ये चर्चा कर लेंगे। तो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, और इसी में महाद्वीपीय संचलन भी लिख लीजिए, महाद्वीपीय संचलन भी, महाद्वीप का संचलन इधर उधर कैसे होता है, ये भी सारी चीजें देख लेंगे कि महाद्वीप का संचलन, महाद्वीप विस्थापन, या ये कह लीजिए महाद्वीप विस्थापन। और विस्थापन याद करिए कि वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन दिया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। फिर इसी में हम लोग टेक्टोनिक प्लेटें पढ़ेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट, ये सारी चीजें, प्लेटों का संचलन देखेंगे, या फिर इसी में प्लेटों का संचलन, और प्लेटों का संचलन ही आपका अपसारी गति, अभिसारी गति, संरक्षित गति होता है। ये सारी चीजें पैटर्न आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि अब हम लोग इसी प्रतिरूप में आगे पढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जब ये हो जाएगा तो इसी में हम लोग अब आगे पर्वत पढ़ेंगे, पर्वत, पठार, यहीं पे पढ़ के खत्म करेंगे। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी और भूकंप, ये सारी चीजें यहीं पढ़ के, ये सारा टॉपिक एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि एक साथ वाला है ये। पर्वत के प्रकार, क्या चीजें हैं, ये सब चीजें हम लोग उस समय। अब उसके बाद आते हैं पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति पढ़ेंगे। फिर हम लोग अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे, अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे, पृथ्वी पर अक्षांश देशांतर, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और भूकंप, सुनामी, ये सब एक साथ पढ़ लेंगे। पृथ्वी की गतियां हो गई। अब हम लोग महाद्वीप पढ़ेंगे, नहीं जलवायु, पृथ्वी की जलवायु पढ़ लेंगे एक बार। और पृथ्वी की जलवायु आपने पढ़ लिया तो आपको पूरे भारत की जलवायु भी ठीक ठाक समझ में आ जाएगी। और पृथ्वी की जलवायु के बाद अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की जलवायु, और इसमें सारा प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल पढ़ेंगे। और प्रादेशिक भूगोल में हम अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप एक एक करके पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप और पूरे, यानी पूरे अलग अलग करके, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप,
अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, यानी पूरे 7 महाद्वीप हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग इसमें समुद्री जलधाराएं, जलधारा पढ़ेंगे। जलधारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका भारत में भी रेगिस्तान कैसे निर्माण हुआ है या पूरे विश्व में रेगिस्तान कैसे बना है, कैसे व्यापारिक पवने वगैरह, तो ये सारी चीजें तो पृथ्वी की जब जलवायु पढ़ोगे तो इसी में मैं बताऊंगी कि व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ये सारी चीजें क्या है, जलवायु क्या है। क्योंकि इससे पहले हम लोग अक्षांश देशांतर पढ़ने के बाद जब पृथ्वी की जलवायु पढ़ेंगे तो हमें और बेटर से समझ में। तो बहुत ज्यादा बीपीएससी में हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं जाना है, क्योंकि ऑलरेडी प्रादेशिक भूगोल ही अपने आप में इतना बड़ा होता है कि अलग से अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ लिया, वहां पे हम लोगों ने उसकी आर्थिक चीजों को देख लिया, वहां से हम लोगों ने वहां की पर्वत देख लिया, पठार देख लिया, ये सारी चीजें हमने वहां अलग से देख ली, तो पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी तो यहाँ से तैयार हो गया। तो मैं फिर से बता रही हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सिलेबस हम लोग जो कि अपनी क्लास में पढ़ेंगे, पहला शुरुआत करेंगे सोलर सिस्टम से, उसके बाद पृथ्वी का विकास, जैसे कि पेंजिया, पेंथालसा, कैसे था पृथ्वी, कहां से कैसे हुआ, ये सारी चीजें। फिर पृथ्वी जब आ गई तो पृथ्वी के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या क्या है, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, और पृथ्वी कितने परतों में है, फिर हर परत में 2 उप परतें हैं, बीच में आपके संबद्धता है, डिस्कंटिन्यूटी है, जैसे मोहस असंबद्धता, कोनार्ड असंबद्धता, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग है, ये सारी लेहमैन असंबद्धता, ये सब पढ़ेंगे। और आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाने का मेरा यही मेन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब पढ़ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 200 किलोमीटर पे अर्ध तरल पदार्थ है, सेमी लिक्विड, और कौन सा ठोस है, कौन सा, और कैसे मापा गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये सब डिस्कस हम लोग करेंगे। तो ये तो था विश्व के भूगोल का पैटर्न, जो हम लोग आगे आने वाले दिनों में यही पैटर्न के हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और मेरे पढ़ाने के इसके बाद आपका सारा डाउट क्लियर, मतलब ज्योग्राफी है ना, दिमाग में ऐसे घूमेगा। ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऐसे नहीं आ जाती, इसके लिए आंखें बंद करके सोचना पड़ता है। जितना सोचोगे, जितना अपने आप को प्रकृति से जुड़ाव लाओगे, मतलब ये सोचो कि प्लेट कैसे टक्कर हुई होगी, इंप्लीमेंट करो कि तेल के ऊपर हमने प्लेट रख दिया तो प्लेट क्या है, अपनी जगह पे हिल रहा है, ये सारी चीजें हम बहुत इमेजिनेशन के साथ और पूरा मतलब एक ग्राफिक उससे मैं समझाऊंगी। अब आता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से ही तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। अब देखो, भारत के भूगोल में सबसे पहला कि भारत जो है, भारत का परिचय पढ़ना है, का परिचय देखना है, भारत का परिचय। और भारत के परिचय के बाद भारत का वही प्रादेशिक जो विभाजन है, पर्वत, पठार, तो भारत का हमें पूरा नहीं, सामान्य परिचय हो गया। सामान्य परिचय में ही इसके पड़ोसी देश और ये सारी चीजें, पड़ोसी देश कितने देश से ये घिरा हुआ है, ये सारी चीजें हम लोग एक साथ देखेंगे, भले वो 4 दिन में खत्म हो। लेकिन भारत का परिचय, सामान्य परिचय, ये देखेंगे। भारत एवं पड़ोसी देश देख लेंगे एक साथ, भारत एवं उसके पड़ोसी देश। उसके बाद आता है हमारा पर्वत, भारत का पर्वत, सीधे पर्वत वाला हिस्सा पढ़ लेंगे, बहुत नहीं जाना है। फिर पर्वत, पठार, ये सब एक साथ पढ़ेंगे। फिर यहीं पर जो है हम लोग द्वीप पढ़ लेंगे, भारत के द्वीप पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आता है भारत की जलवायु पढ़ लेंगे, भारत की जलवायु पढ़ लेंगे यानी क्लाइमेट पढ़ लेंगे। फिर हम लोग क्या आगे भारत की ये मृदा एवं ये जो है खनिज एवं
प्राकृतिक वनस्पति वगैरह पढ़ लेंगे, क्योंकि जब बारिश पढ़ लेंगे तो ये तो समझ में आ ही जाएगा। फिर इसके बाद यहीं पर मृदा पढ़ेंगे, यहीं पर खनिज, और यहीं से बीपीएससी ने बहुत सारा टारगेट किया है क्वेश्चन। फिर हम लोग आर्थिक भूगोल पे आएंगे, यानी कि हम लोग कृषि पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे, और क्या क्या पढ़ेंगे याद करिए, मैंने यहाँ पे बताया है ना। हाँ, उद्योग पढ़ेंगे, कौन कौन से भारत में उद्योग, और आपका, और यहाँ पर खनिज है ना, तो यहीं पर तेल शोधनशाला वगैरह, यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है। कृषि हो गई, परिवहन हो गया, उद्योग हो गया, और लास्ट में क्या हो सकता है, प्राकृतिक संसाधन भी हो गया भारत में। और क्या हो सकता है, हाँ, पर्वत पठार ना, या इसके बाद एक चीज मिस्टेक हो रही है, यहाँ नदियां, पर्वत के बाद ही नदियां पढ़ लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मोस्टली नदियां पर्वतों से ही निकली है। तो एक बार पर्वत पढ़ने के बाद हम लोग पूरा रिवर सिस्टम पढ़ लेंगे, पूरा रिवर। तो हमें भारत का सामान्य परिचय, भारत एवं उसके पड़ोसी देश, पर्वत पठार और जितने द्वीप हैं वो देख लेंगे, जलवायु देख लेंगे भारत का, साथ में जलवायु पता चल जाएगा तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि कहाँ कैसी मृदा पाई जाती है जलवायु की वजह से, खनिज, प्राकृतिक शोधनशाला, ये सब, कृषि, परिवहन, उद्योग, ये सब। अब उसके बाद आता है मानव भूगोल, यानी कि जनजाति, जनसंख्या, नगरीकरण, ये सब पढ़ लेंगे, जनसंख्या एवं नगरीकरण। और उसके बाद तीसरा पार्ट हमारा आता है, पहला पार्ट तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, सेकंड पार्ट आता है इंडियन ज्योग्राफी, और थर्ड पार्ट आता है हमारे ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यही हमें पूरा सिलेबस डिजाइन है। इसके इर्द गिर्द थोड़ा बहुत अगर बाद में याद आता है, जैसे जरूरी नहीं है कि मेरे दिमाग में ये सारी चीजें अभी से भरी हुई, ठीक है, बाद में हो सकता है कि कुछ याद आ जाए कि अरे यार ये तो टॉपिक मैंने नोट किया नहीं, तो ये मत सोचना कि जो है यही है, नहीं, हो सकता है कुछ एडिशनल चीजें बाद में जुड़ जाएं, या कुछ मैं हटाऊंगी तो कुछ नहीं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैंने लिखाया है। और तीसरा पार्ट, और ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लोगे, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी जब समझोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अभी आपको इतना आसान लग रहा है, लेकिन इसी को पढ़ाने में आप देखना, है ना। अब इसी पर्यावरण पारिस्थितिकी में पॉल्यूशन और तमाम, और हाँ, एटमॉस्फेयर वगैरह तो हम पहले ही पढ़ा लेंगे। ये वायुमंडल जो मैंने लिखा है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने देखा होगा, यहाँ मैंने एटमॉस्फेयर, जलवायु लिखा होगा ना, हाँ, पृथ्वी की जलवायु, इसी पृथ्वी की जलवायु में ही मैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, ये सब पढ़ाऊंगी, सूर्यातप, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सब चीजें मैं यहीं पर आपको पढ़ाऊंगी। एटमॉस्फेयर भी पृथ्वी के जलवायु में ही ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होगी, कि भाई आपका कौन सा स्ट्रेटोस्फेयर, टोपोस्फेयर, ये सारी चीजें जलवायु, मतलब कि जब मैं क्लाइमेट स्टार्ट करूंगी ना, तो क्लाइमेट से संबंधित जितनी चीजें हैं वो यहीं खत्म हो जाए। तो जितना हो सका है मैंने उतने बड़े सिलेबस को इतने कम में किया है, और ये एनालिसिस करते हुए कि पेपर में क्वेश्चंस कहां से आए हैं, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बिना तो हमें टेक्टोनिक प्लेट आगे समझ में ही नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखना है। फिर पृथ्वी का संचलन, या उसे महाद्वीपीय संचलन कहिए, या महाद्वीपीय विस्थापन कहिए, या प्लेटों का संचलन कहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी का संचलन वगैरह यहां से हटाइए, क्यों, क्योंकि यहां पर मैं पृथ्वी की गति ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखा है, तो आप सीधे लिखिए यही महाद्वीपीय संचलन या महाद्वीपीय विस्थापन, और जो प्लेटों की संचलन की गति होती है वो अभिसारी, अब सारी सबकी इंग्लिश में लिखवाऊंगी जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर पर्वत, पर्वतों के प्रकार, पठार, ज्वालामुखी और भूकंप, फिर पृथ्वी की गति। भाई पृथ्वी की गति याद करो,
पृथ्वी कैसे घूमती है, घूर्णन करती है या क्या करती है, ये सारी चीजें। अक्षांश देशांतर, क्योंकि बिना अक्षांश देशांतर के आप जलवायु नहीं समझ पाओगे। अक्षांश देशांतर, यहीं पर आपको तिथि निकालना, कैसे तिथि निकाला जाता है ना, ये सब देखेंगे। नहीं तिथि नहीं, समय निकालना, ये सब देखेंगे, क्योंकि टाइम जोन वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर प्राकृतिक भूगोल है, जिसमें कुछ आपको मैं शीट दूंगी, क्योंकि इतना कंटेंट कवर कराना पॉसिबल नहीं है ना, कॉन्सेप्ट सब होगा, लेकिन कुछ चीजें तो लिस्ट देनी पड़ेगी ना मुझे, जैसे कि कौन से कृषि में कौन सा देश आगे है, या फिर अगर उत्तरी अमेरिका पढ़ा रहे तो उत्तरी अमेरिका में कौन सा तेल शोधनशाला है, आयरन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तांबा के लिए कौन सा जगह इंपॉर्टेंट है। तो इतना सब शीट देना पड़ता है, क्योंकि इतना कवर नहीं हो पाएगा क्लास में, तो ये सब शीट हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट तो यही क्लास में मैपिंग के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। 7 महाद्वीप, पूरे 7 महाद्वीप देखेंगे। फिर जलधारा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलधारा जैसे अटलांटिक महासागर की जलधारा, प्रशांत महासागर की जलधारा और हिंद महासागर की जलधारा, ये 3 जलधारा है। और इसी जलवायु में हम लोग व्यापारिक पवनों के प्रकार देखेंगे, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवी पवन, और पूरा ट्रोपोस्फेयर, मिजोस्फेयर, सब कुछ, सूर्यातप, कैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है, क्या रिफ्लेक्ट करती है, ये सारी चीजें हम लोग जलवायु में। तो अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ में आ गई ना, तो इंडियन ज्योग्राफी तो बहुत आसानी से समझ में। इंडियन ज्योग्राफी में पहले तो सामान्य परिचय, भैया जम्बू द्वीप याद करिए, जम्बू द्वीप कई तरह के नाम, बट संवैधानिक नाम। किताबें लिखती हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अच्छा, वास्को डी गामा तो 1498 में आया था, उससे पहले मतलब भारत नहीं था। एंशियंट पीरियड में जो मोहरें मिली थी, क्या उससे पता नहीं था? मेसोपोटामिया में जो मोहरें मिली थी, भारत की खोज ये क्या करेंगे, भारत पहले से ही था। हमारे रामायण वगैरह में इसको जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये वास्को डी गामा, ये ना जो तथ्य है ये सरासर गलत है कि वास्को डी गामा ने ये कहिए कि समुद्री मार्ग की, बहुत सारी किताबें बढ़िया से लिखती हैं कि हाँ समुद्री मार्ग की खोज, कुछ किताबें ऐसी लिख देती भारत की खोज किसने की थी। भारत पहले से ही था, वास्को डी गामा क्यों खोज करेंगे, उन्होंने समुद्री मार्ग को खोजा था। ठीक है, तो ये सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश को देखेंगे, कितने राज्यों के साथ किसकी सीमा, किस देश की सीमा लगती है। फिर रेड क्लिफ लाइन और ये सब पढ़ेंगे। फिर पर्वत पठार, पूरे भारत का एक साथ पर्वत देखेंगे। फिर पर्वत देख लिया तो नदियां देखेंगे, क्योंकि पर्वत से ही नदियां क्या होती है, निकलती हैं। जलवायु, फिर जब हमें नदी उदी पता चल गई तो हम पूरा जलवायु देखेंगे कि किस तरीके से दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पछुआ विक्षोभ, इस पर चर्चा करेंगे। कृषि, परिवहन, उद्योग, तेल शोधनशाला, जनजाति, जनसंख्या एवं नगरीकरण, ये देख लेंगे। जब ये सब पढ़ लेंगे तब जाके एक अलग से आपका चैप्टर आएगा, मतलब पूरा खंड आएगा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसको देखेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने सबसे पहले आपको सिलेबस दिखाया कि आखिर बीपीएससी टीआरई में नोटिफिकेशन क्या है, और हम लोग इस क्लास में कौन सी चीजों को, कौन से खंड को कवर करने वाले हैं, और साथ ही में प्रीवियस पेपर का एनालिसिस देखा कि ज्योग्राफी में आखिर किस पोर्शन से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और फिर हमने बताया कि आगे हम लोग किस रणनीति के साथ पढ़ने वाले हैं। तो बस यही था आज की क्लास का। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज बस यही क्लास को, और कल से अब वर्ल्ड ज्योग्राफी से कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।